जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप क्लास 9th में हो और जैक बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है, क्योंकि क्लास 9th का मैथ्स का पेपर वायरल हो चुका है। जी हाँ, और मैं सबसे पहले आपके बीच लेकर आया हूँ। वीडियो में आ चुके हैं तो एंड तक देखिए। जो आप पेपर देने वाले हो सेम टू सेम एकदम वैसा ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो आप पेपर देख रहे हो ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर से एकदम ऑफिशियल पेपर है। इस प्रकार से ही आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर भी इसी टाइप का रहेगा। समय जो रहेगा 1.5 घंटा का समय रहेगा। फुल मार्क्स 40 के रहेंगे और क्वेश्चंस टोटल 40 रहेंगे। ओके, एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होने वाला है। पेपर जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये पूरा ऑफिशियल पेपर है। जैक बोर्ड के द्वारा यही पेपर आपको दिया जाएगा आपके एग्जाम्स में, जो आप अभी कुछ दिनों में एग्जाम में बैठने वाले हो। तो कितना अच्छा है ना कि पेपर से पहले, एग्जाम से पहले एग्जाम के सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर देख ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और अगर आप पहले पढ़े हो ना तो 40 में 40 अटेम्प्ट करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। और आपका जो रिजल्ट बनेगा वो A+ बनेगा। वीडियो में आया है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और कई भाई बहन है जो 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप वीडियो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा सेशन खत्म होने के बाद। तो चलिए 40 क्वेश्चन को हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऑफिशियल पेपर है, एकदम एंड तक देखिएगा। और अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना तो भी समझ में आने वाला, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है, बहुत ही ज्यादा इजी है। जो पेपर है बाइलिंगुअल है, दोनों सब भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश। अब जिसको जिस तरह से समझ में आता है उस विषय से पढ़िए। हिंदी समझ में आता है हिंदी से पढ़िए, इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश पढ़िए। चलिए तो क्वेश्चन 1 को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो मैं आपको बता दूं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी रूट वाले हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। ये √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। √2 भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे पाई जो है वो खुद अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 लग रहा है, क्योंकि √7 से √7 ऊपर नीचे कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ओनली 2/7, जो कि P/Q के रूप का है। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शून्य क्या है? शून्य क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। कुछ बच्चे पूर्ण में लगा देंगे, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना। शून्य जो है सो शून्य के साथ 1 2 3 4 5 6 7 होंगे तभी पूर्ण बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और 1 अगर लिखेंगे तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है, एकदम इसी के ऊपर बेस्ड होगा आपका पेपर फाइनल, जो आप अभी एग्जाम में बैठने वाले हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर बार इसके बराबर में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे आपको कुछ नहीं करना है, आप इस प्रश्न को लिखेंगे और देखिए 3 के ऊपर बार है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार है तो पॉइंट को आप हटाओगे और कितने संख्या के ऊपर बार है उतने आप 9 नीचे लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/9, इसको आप कट करोगे तो 1/3, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। इस टाइप के मैं एक और आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 0.23 होता है यहाँ पे और 23 के ऊपर बार होता तो आप इसे कैसे बनाते? तो इस पॉइंट को आप सिंपल कट करते और कितने संख्या के ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम यहाँ पे 2 9 लिख देते, तो इसका आंसर हो जाता है 23/9, है ना। तो इस टाइप से इसका शॉर्ट तरीका है बनाने का, बहुत ही कम समय में आप इसे एक झटके में उड़ा दोगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 1/√2 का परिमेयकरण करना है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे है एक बार उसी को ऊपर गुना कीजिए और फिर से एक बार नीचे उसी चीज से गुना कीजिए। तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे ओनली √2 आएगा और √2 गुना होगा तो ओनली 2 हो जाएगा। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे √2/2 कहाँ पर है, तो ये बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट उत्तर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 36 का पावर 1/2 है और ये 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। मतलब 36 का रूट, और ये जो रूट है ये 1/2 है तो ये वर्गमूल हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई? 36 का वर्गमूल 6 होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के तरीके से हमने इसे बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बहुत ही इजी है। ये किसके बराबर है? इसे हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो हम a+b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, सॉरी a-b और a+b का a+b a-b का हम फॉर्मूला में बिठा के लगा सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसे गुना कर दो। तो यहाँ 2 को 2 से हम गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 को हम यहाँ √2 से गुना करेंगे तो ये -2√2 हो जाएगा। और फिर से √2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +2√2, और इसको हम 2 और √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ओनली 2,
क्योंकि √2 और √2 गुना होगा तो यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये प्लस का √2, 2 √2, ये माइनस का √2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये 4 और इधर -2। तो 4 में 2 जाएगा तो हमारा जो फाइनल उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने बना लिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन से बहुपद नहीं है, कौन से बहुपद नहीं है, तो जिसका पावर 2 या फिर 2 से कम होगा, 2 मतलब 2 मैक्सिमम होना चाहिए, उससे अगर कम हो तो वो फिर बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा बहुपद है, क्योंकि पावर 2 है, ये पावर 2 है, बहुपद है। ये पावर 10, 3 और यहाँ 50, तो ये तो पक्का प्योर वाला बहुपद है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे क्या, इसमें तो पावर है ही नहीं और उल्टा पावर माइनस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे इसे y+2 और ये जो y है नीचे ये ऊपर जाएगा तो इसका माइनस में हो जाएगा, जो कि एक बहुपद नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है, तो जिसकी घात 3 है वही त्रिघाती बहुपद है। ऑप्शन नंबर 1 डी है, जिसके घात यहाँ पे 300 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप पता कीजिए एक्स स्क्वायर है कहाँ पे, यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आप इतना ही करके जाओगे ना, आपके 40 में 40 आप उठा सकते हो। एक तो अगर होगा तो आपके हड़बड़ी में गलती होगा, हड़बड़ी नहीं करना है। आपके एग्जाम में 1.5 घंटा इनफ होता है, आराम से आपको एग्जाम देना है। कहा गया है पी एक्स बराबर 2x+1 का शून्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप दिमाग लगा बनाइए, कुछ नहीं करिए, 2x+1 लिखिए, बराबर में आप 0 लिख दीजिए। उसके बाद 2x का 2x लिखेंगे और ये जो प्लस का 1 है बराबर के आप इधर भेजोगे तो यहाँ पे जो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर से x बराबर यहाँ लिखोगे माइनस का 1 और ये जो 2 है गुना में है, बराबर के इधर आएगा, भागा में आ जाएगा। तो x का जो मान आया वो -1/2 आया, यही इसका एक शून्यक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शो हो रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। x माइनस यहाँ 1 है, इसको आप क्या करोगे, x बराबर यहाँ पे 1 ले लोगे, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब x का मान आया है 1, तो इस पे आप बिठा दोगे, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इस पे हम मान को बिठा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 3 गुना और x का मान कितना आया 1, 1 का पावर यहाँ पे 2 कर देंगे और फिर से यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह पे 1 आया है हमारा, 1 बिठा देंगे और यहाँ 1 का 1 कर देंगे। अब 3 को यहाँ 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और प्लस का 1 का 1 और ये प्लस का 1 का 1, तो 3 + 1 4 और ये +4 कितना हो जाएगा 5। 5 हमारा ऑप्शंस में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर 3 सी, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अब चर किसे कहते हैं, तो अचर कहते हैं संख्या को 1 2 3 4 5 100 तक, अनंत संख्या को हम लोग अचर कहते हैं, और चर किसे कहते हैं, ABCD वाले को हम लोग कहते हैं अचर। अब देखेंगे दो ठो अचर किस में है, तो x और y दो ठो अचर इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इतना का हल कितना होगा, तो आपको ना इसमें ऑप्शंस का सहारा लेना है। क्या करना है हमें, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x में हम कितना घटाएंगे कि यहाँ पर भी 2 बचे और इधर भी 2 बचे। ओके, तो एक ऑप्शन देख रहे हैं 4 और 2, तो हमने x का मान क्या करना है, 4 बिठाना है और y का मान हमने 2 बिठाना है, तो बराबर में क्या आना चाहिए 2। तो देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, तो हमारे पास ये वेरीफाई कर गया है, इधर भी 2 बच रहा है और इधर भी 2 बच रहा है। बाकी आप कोई भी ऑप्शंस को बिठा कर देखोगे तो आपका आंसर इतना दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं। इसे याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो अनंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु -3 और -5 के किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कार्तीय तल वाला भाग पढ़ेंगे ना, ग्राफ पढ़ेगा, तो आपको ना ये फर्स्ट चतुर्थांश मिलेगा, ये सेकंड चतुर्थांश है और ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। चारों चतुर्थांश में जो है माइनस प्लस का बहुत अहम रोल होता है, आपको ऐसे याद रखना है। ये जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है ना, ये प्लस प्लस का चतुर्थांश होता है, और ये जो थर्ड चतुर्थांश होता है ना, ये माइनस और माइनस का चतुर्थांश होता है, और जो दूसरा चतुर्थांश होता है ना, ये चतुर्थांश होता है भाई साहब, ये होता है प्लस और माइनस का चतुर्थांश होता है। जो चौथा चतुर्थांश होता है ना, ये माइनस और
प्लस का चतुर्थांश होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे इसे नोट कर लो। यहाँ पे पूछा है क्या माइनस माइनस किस चतुर्थांश में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, तृतीय चतुर्थांश, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु सी के निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु सी कहाँ पे है, तो बिंदु सी ये रहा। अब जानते हैं पहले हम एक्स के निर्देशांक को लिखते हैं, फिर वाई के निर्देशांक को लिखते हैं। तो एक्स में -5 है और वाई में ओनली 2 है, तो यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा सी के -5,2। तो ये -5,2 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 105 का संपूरक कौन कौन सा होगा। संपूरक कोण मतलब ये होता है कि जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। यहाँ संपूरक कोण का मतलब ये दो कोणों को मिला के 180 होना चाहिए। तो एक कोण यहाँ 75 105 डिग्री है, तो यहाँ पर दूसरा कोण कितना होगा 75 डिग्री, क्योंकि इस पे आप हम 105 को जोड़ देंगे तो 75 और 105 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और ये संपूरक कोण कहलाएगा। इसीलिए ऑप्शन जो है डी ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास 18 है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं। दो कोण को जोड़कर अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं, जब कोई सरल रेखा और उस पर आधी चांद बनती है तो उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसपे से इधर 82 डिग्री है तो इधर कितना होगा। तो सिंपली 180 में 82 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास कितना 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 17 में 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, फटाक से घटा देंगे 9 डिग्री, यानी कि 98 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन मिल रहा है हमें। पेपर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, और नेक्स्ट पेपर आपको कौन सा चाहिए कमेंट जल्दी करेंगे। जितना जल्दी आपका कमेंट आएगा उतना जल्दी हम आपके ऊपर पेपर इस वीडियो को बनाकर रख देंगे। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर देखेंगे एक्स का मान ज्ञात करना है। कहाँ पे है एक्स, ये रहा एक्स। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 20 है और ये 80 है, मतलब ये दोनों को मिला के 100 डिग्री तो इधर ही हो गया। बचा कितना 80, तो ये वाला जो कोण होगा वो 80 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ जो बनेगा वो आधी चांद बनेगा, और आधा चांद जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, जिसमें से इधर 80 है तो इधर कितना होगा, तो इधर 100 डिग्री होगा। चलिए इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 100 डिग्री। वैसे एक और रूल होता है, अंतः कोणों का योग बाहरी कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब बाहरी कोण के योग के बाहरी कोण के बराबर होता है। इस कोण को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और तो ये बोला हुआ भी कोण 100 हो जाएगा। इतना समझ में नहीं आया है तो जो फंडा हमने आपको बताया ये और ये जोड़ के कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, और तो ये 80 हो जाएगा, और फिर ये 180 हो जाएगा, और फिर ये अगर 80 इधर है तो इधर कितना होगा 100 होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 100 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्या अभी पूछा भी तो क्या पूछा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं सर्वांग क्षमता की जो कसौटी है डबल एस और ए ये कभी नहीं होता। क्या क्या होता है सुनिए। आशा, यहाँ याद रखिएगा ASA आशा की सास, ऐसे क्या है आशा की सास, मतलब आशा ASA होता है, सास SAS होता है, और उसके बाद आशा की जो सास है वो साई 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 करते रहती है, SSS साई 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 करते रहती है। आशा नाम की लड़की है, उसकी सास साई साई करती रहती है। अरे साई साई करते रहती है, किसकी सास, आशा की सास मेरे भाई, साई साई करते रहती है। तो ऐसे याद रखिए। और ये सस्सा सस्सा नहीं करती है, सस्सा किसी का नाम भी नहीं होता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है ना सर्वांग क्षमता कसौटी ये नहीं है। और है कौन कौन, ये है ये है ये है और ये है। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें से एक और जुड़ेगा एंगल साइड, ये होता है। ओके, ये होता है लेकिन ये नहीं होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये होता है, ये होता है, ये होता है, और एक ये होता है, और एक होता है RHS जो कि समकोण त्रिभुज में लगता है। इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 23 नंबर दिया हुआ है, यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, ए बी बराबर बी क्यू हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले दो त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे जिसका नाम हम ABC और PQR दे देंगे। तो ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, PQ और R। यहाँ दिया है कोण A बराबर कोण P, तो ये कोण A बराबर यहाँ है कोण P। उसके बाद दिया हुआ है कोण B बराबर
कौन क्यू, कौन बी बराबर यहाँ दिया हुआ है कौन क्यू, और ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है। ओके, तो ए बी बराबर हम यहाँ ले लेंगे पी क्यू। ये रहा हमारे पास ए बी और ये रहा पी क्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो कोण और एक भुजा बराबर है। तो जब दो कोण और एक भुजा बराबर होती है वो त्रिभुज सर्वांगसम होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू, जो कि यहाँ पे सही उत्तर है। बाकियों में आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है सी बी ए पी क्यू आर, ये सब जो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये शायद 24 है। हाँ, कितना है 24। चलिए क्या दिया है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान कितना 110 डिग्री 82 डिग्री 68 डिग्री हो तो चौथे कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कोई भी अगर चतुर्भुज हो, चक्रीय चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, तो चारों कोणों को जोड़ के एक 360 डिग्री होता है, जिसमें से 3 कोण दिया हुआ है, एक और कोण हमें बताना है। तो 360 में इन तीनों को घटा देंगे तो हमारा चौथा कोण आ जाएगा। आइए इन तीनों को जोड़ते हैं। कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है और ये 82 डिग्री है और ये 68 डिग्री है। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 0, बाकी हाथ में 1, 8 और 14, 15, 16, 17, आगे में 1, ये 260 डिग्री हो गया। इसको हम 360 डिग्री में घटा देंगे तो 260 डिग्री हम इसको घटाएंगे 0 0 100 डिग्री। हमारा जो चौथा कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा 100 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में कोण डी बराबर 135 डिग्री हो तो कोण बी बराबर कितना होगा। याद रखिए यहाँ समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, मतलब हल्का सा आयत है लेकिन ऐसे फिचका हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी और ये है डी। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कोण डी बराबर कितना है, कोण डी बराबर है 135 डिग्री। तो फिर कोण बी का मान कितना होगा। देखिए आप एक बार दिमाग में डाल लीजिए, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो इसे डाल लीजिए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उसके मान 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमसे, 180 डिग्री नहीं होते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ओके, अगर ये 135 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 135 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर, क्योंकि डी दिया हुआ है ये और हमसे क्या पूछा है, बी पूछा है, तो आमने सामने सेम होता है। तो ये भी हो जाएगा 135, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में कोण डी बराबर 35 डिग्री है तो कोण बी की माप क्या होगी। हाँ, तो हमने यहाँ पे सही कहा, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला अगर 135 है तो इसके सामने वाला कोण भी 135 ही होगा। तो हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे डी दिया हुआ है कितना 135, इसीलिए इसके सामने बी बन रहा है तो ये भी 135 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गलती नहीं करना है एग्जाम में, एक गलती आपका लेट हुआ सकता है, आपके एक नंबर आने वाला जा सकता है। नेक्स्ट है समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं एक दूसरे के ऊपर। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर ऐसे कट करते हैं। तो कट 90 डिग्री पे कट कर रहा है इसीलिए तो लंब है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। देखिए कैसा होगा, यहाँ पे ना क्या बोला है, एक ही आधार है ना, एक ही आधार, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास आधार है, एक ही आधार एक ही रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे होते हैं। यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, एक ही आधार और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। इस पॉइंट को ना आप याद रख लीजिए, ठीक है, बहुत काम आएगा, आप चुटकी में बजा के निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफल क्या हो सकते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज पूछा है ना, और जब भी इसका विकर्ण दिया रहा है तो इसका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, याद रखना 1/2 विकर्ण गुना विकर्ण, मतलब विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। विकर्ण को अंग्रेजी में हम डायगोनल कहते हैं, इसलिए यहाँ डायगोनल 1 लिखे हैं और यहाँ डायगोनल 2 लिखे हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 1/2 का 1/2 लिखना है। डायगोनल 1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम 5 बिठाएंगे, और डायगोनल 2 का मान कितना है 14, तो यहाँ हम 14 बिठाएंगे। 2 का पारा से ये 7 बार में कट जाएगा और ये 7 × 35, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए और सी का मान कितना होगा, तो दोनों को जोड़ के बोला है। तो याद रखिए चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक वृत्त रहेगा और उस पर एक हमारा चतुर्भुज बना रहेगा और उसमें हमें पूछा गया है और उसके
हमें मान पूछा जाएगा तो चक्रीय चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यहाँ हम ए बी सी और डी डाल देते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट ये है कि आमने सामने को जोड़ करके 180 डिग्री होता है, जी हाँ, और ये केवल चक्रीय चतुर्भुज में ही होता है। तो यहाँ पर 180 का पूछा है, कौन ए और कौन सी का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के 180, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, 180 डिग्री ए और सी का मान। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ओके, देखिए यहाँ पे ना सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से हम कौन से कोण की रचना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर 40 डिग्री की रचना नहीं कर सकते, बाकी इसकी कर सकते हैं। पटरी और प्रकार का मतलब ये हुआ, पटरी यानी कि स्केल और प्रकार तो आप जानते ही हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो सभी इसे भली भांति परिचित हैं। हीरोन का सूत्र होता है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, एक त्रिभुज की भुजाएं 122, 120 और 22 मीटर है, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप का मतलब क्या है, नॉर्मली सबको जोड़ दीजिए, तो 122 हम कर देंगे और प्लस 120 कर देंगे और प्लस 22 कर देंगे। एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये जो है ना विषम बाहु त्रिभुज है। ओके, और परिमाप तो ईजी है, तो सबको जोड़ देंगे, 122 और 22 144 हो गया, और यहाँ पे 224 और यहाँ पे 60, ये हो जाएगा 262 के आसपास, है ना। तो देखिए ऑप्शन से, अच्छा 264 होगा, सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। आपको गलती नहीं करना है, आपको इजी वे में आराम से बनाना है, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। 1.5 घंटा बहुत होते हैं, आपके समय भी बच जाएंगे आपको बनाते बनाते। एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी भुजा की लंबाई कहते होंगे। तो समबाहु त्रिभुज करने के बाद ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और यहाँ पे टोटल मिला के कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। 3 भागों में अगर इसको बांटेंगे तो या तो कितने भाग में बढ़ जाएगा, 20 20 20 और 20। तो यही तो हमें पूछा है, इसकी भुजा की लंबाई क्या है, तो भुजा की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35, यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक घन का आयतन क्या होगा। देखिए आप जानते हैं घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 96, और ये जो 6 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 6 का 6 हो जाएगा, और ये 6 का 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 36, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर रूट अंडर 16। ऐसा कैसा हुआ, क्योंकि ये जो स्क्वायर था ना ये बराबर के इधर आया तो रूट में बदल गया। अब यहाँ पे a का मान जो आएगा वो रूट 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी कि हमें पता चल गया कि a का जो मान है वो कितना है भाई साहब, 4 है। अब हमें पूछा है क्या है, घन का आयतन। तो मैं आपको बता दूं घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, a क्यूब होता है। ओके, और a का मान हमारे पास कितना आया है, 4 आया, तो इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिखाया गया है 64। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। कुछ नहीं है, फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। आपको जो है सो टोटल ऑल एवरेज फार्मूला, टोटल कितने फार्मूले हैं 2D और 3D में आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपका डिमांड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, यदि एक बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल r और h अगर दिया हुआ है तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई r और r प्लस h। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यह है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसे अच्छे से लिख लेना कॉपी में। वक्र पूछे तो ये बता देना, और कुल पूछे 2 पाई r और r प्लस h, ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन, तो शंकु का आयतन क्या पूछा होता है। देखिए यहाँ पे ना ये सब जो दिया है ना, आप नहीं भी देता ना तो भी आप वही लिखते, लेकिन दे दिया क्या दिक्कत, कुछ नहीं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन है। ये चीज देखेंगे कहाँ पर है भाई साहब, तो ये चीज हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 38,
दिया हुआ है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। याद रखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और ये भी ध्यान देना अर्धगोला पूछा है। बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गोला समझ लेते हैं और उसको 4 पाई आर स्क्वायर मार के निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अर्धगोला पूछा है इसका मतलब ये, इसे हमें 2 से भागा देना और 2 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 सेकंड लास्ट है ये। वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा कितनी होगी। तो देखिए ये बारंबारता से क्वेश्चन है, 10 और 25 है तो इसे कहते हैं निम्न सीमा और इसे कहते हैं उच्च सीमा। तो हमें पूछा है क्या, उच्च सीमा, तो ये ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता कि निम्न सीमा क्या है तो आंसर 10 हो जाएगा। और इस कहता परिसर निकालिए, क्या निकालिए, परिसर, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो परिसर में क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा 25 है और निम्न सीमा 10 है तो आंसर हो जाएगा कितना, 15। ओके तो ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस प्रश्न का लास्ट टॉपिक क्वेश्चन है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब इसमें पूछा है हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के में ना एक हेड होता है एक टेल होता है, तो संभावना यही है। आपको क्या करना है कि प्रायिकता जब आप बनाओ तो टोटल देखना, टोटल इसमें कितने साइड हैं। तो टोटल आपके 2 साइड हैं। अब चित्त आएंगे तो कितने बार आएंगे, एक बार आएंगे, तो यही इसकी प्रायिकता हो गई। चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है और 1/2 यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए इसी के साथ हमारा ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी सॉल्व हुआ। कैसा लगा ये वीडियो का सेशन आप हमें जरूर बताएंगे और आप इनमें से कितना जानते थे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको कोई और वीडियो चाहिए ऑफिशियल पेपर के ऊपर तो हम फटाफट से कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट अभी डेली देख रहे हैं क्योंकि मेरे लिए आपके एग्जाम से बड़ा कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।